नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की उस बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल की, जिसे वहां की सबसे युवा पीढ़ी यानी कि जेन ज़ी ने लीड किया। ये कहानी है कि कैसे आप सोचिए, सिर्फ एक डिजिटल बैन ने पूरे देश में जैसे आग ही लगा दी। तो चलिए कहानी को अंजाम से शुरू करते हैं। इन विरोध प्रदर्शनों का नतीजा इतना जबरदस्त था कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ी। और बात सिर्फ इस्तीफे पर ही नहीं रुकी। लोगों का गुस्सा इस कदर भड़क उठा कि संसद भवन, नेताओं के घरों, यहाँ तक के सरकारी दफ्तरों में भी आग लगा दी गई। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने नेपाल की जेन ज़ी को, मतलब कि वहां की युवाओं को, इस हद तक जाने पर मजबूर कर दिया? चलिए इसी को समझते हैं। कहते हैं ना कि हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। इस पूरे मामले में वो चिंगारी थी सरकार की लगाई एक पाबंदी। सरकार ने एक ही झटके में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, इन सब प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। अब देखिए, शायद पुरानी पीढ़ी के लिए ये सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन की चीजें हों, लेकिन ज़ीज़ेड के लिए तो ये उनकी पूरी दुनिया है। उनकी आवाज, उनके छोटे मोटे बिजनेस, दोस्तों से कनेक्शन, सब कुछ तो यहीं से होता है। सरकार का कहना था कि वो तो बस इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट कर रही है, मतलब कुछ नियम कानून के दायरे में ला रही है। लेकिन युवाओं के लिए इसका मतलब बिल्कुल साफ था। ये उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है, उनकी आजादी पर एक सीधा हमला। और बस यहीं से सरकार और जेन ज़ी आमने सामने आ गए। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक चिंगारी थी। इस आग को भड़काने के लिए जो ईंधन था वो तो दशकों से इकट्ठा हो रहा था। तो फिर वो कौन सी गहरी वजह थी? इनमें से एक सबसे बड़ी और चुभने वाली वजह थी नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद। मतलब जब पावर में बैठे लोग काबिलियत को किनारे रखकर सिर्फ अपने जान पहचान वालों, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ही नौकरियां और मौके देते हैं। युवाओं में इस नेपो किड कल्चर को लेकर जबरदस्त गुस्सा भरा हुआ था। तो असली मुद्दा सिर्फ एक बैन का था ही नहीं। असल में तो युवा पीढ़ी सालों से फैले भ्रष्टाचार से, नौकरियों की भारी कमी से और एक ऐसे सिस्टम से तंग आ चुकी थी जो उन्हें बार बार निराश कर रहा था। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि यह सिस्टम उनके लिए है ही नहीं। और जब सब्र का बांध टूटा तो जेन ज़ी ने मोर्चा खुद ही संभाल लिया। और कमाल की बात देखिए, जिस टेक्नोलॉजी पर सरकार ने हमला किया था ना, उसी टेक्नोलॉजी को इन युवाओं ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और यहाँ पर हालात कितनी तेजी से बिगड़े, इस पर गौर करना जरूरी है। पहले दिन सोशल मीडिया बैन का ऐलान होता है, तीसरे दिन तक टिकटॉक और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर युवा ऑर्गेनाइज होने लगते हैं, और सिर्फ 10 दिनों के अंदर सड़कें हिंसक झड़पों से जल रही थी। ये स्पीड दिखाती है कि गुस्सा कितना ज्यादा और कितना गहरा था। देखते ही देखते काठमांडू और पोखरा जैसे बड़े शहरों की सड़कें प्रदर्शनकारियों से भर गईं। और जो तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हुईं वो थीं स्कूली बच्चों की, जो अपनी यूनिफॉर्म पहने मैती घर जैसी ऐतिहासिक जगहों पर मार्च कर रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल सिंबल बन गया। लेकिन इस आंदोलन की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया तो कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। जब हिंसा बढ़ी तो जाहिर है सरकार पर दबाव भी बढ़ा। तब के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इसका सारा ठीकरा बाहरी हस्तक्षेप पर फोड़ दिया। उनका इशारा साफ था कि इस सबके पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दावे के बावजूद आज तक किसी भी बाहरी ताकत के शामिल होने का कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आ पाया है। जमीनी हकीकत यही थी कि ये गुस्सा देश के अंदर का था, बाहर का नहीं। तो इस पूरे हंगामे के बाद सवाल ये था कि अब नेपाल का क्या होगा? क्या ये एक नए राजनीतिक भविष्य की तरफ पहला कदम है? सबसे बड़ा नतीजा तो ये निकला कि प्रधानमंत्री ओली को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा। हालांकि नई सरकार बनने तक वो एक केयरटेकर यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहे, पर असली पावर उनके हाथ से जा चुकी थी। और इसी पूरी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच से एक नया चेहरा उभर कर सामने आया, बालिन शाह, जिन्हें लोग बालिन शाह के नाम से भी जानते हैं। काठमांडू के एक युवा मेयर और एक पूर्व रैपर बालिन शाह अचानक से इस पूरे युवा आंदोलन का एक चेहरा, एक प्रतीक बन गए। तो एक तरफ थे दशकों से सत्ता में बैठे पुराने नेता और दूसरी तरफ थी ये नई उम्मीद। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या नेपाल में जेन ज़ी का ये विद्रोह एक नए दौर की शुरुआत है, या फिर ये सिर्फ एक झलक थी और देश को अभी और भी राजनीतिक उथल-पुथल देखनी बाकी है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।